बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। गवादर के दो मुख्तलिफ इलाकों पुशकान और गंत में नामालूम अफराद ने 10 मजदूरों पर फायरिंग कर दी है और अफसोसनाक वाकयात में 10 मजदूर जाँ बहक और एक जख्मी हो गया है। गवादर के दो मुख्तलिफ इलाके हैं पुशकान और गंज, जहां पर नामालूम अफराद ने मजदूरों पर फायरिंग कर दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सलमान अशरफ से। सलमान, बताइएगा वाक़े के हवाले से क्या पता चला है? जी, इस हवाले से जो हमारी सरकारी ज़राए से बात हुई, उनका कहना है कि गवादर का नवाही इलाका है पुशकान और गंज, वहाँ दो मकामात पर मजदूर काम कर रहे थे। रोड की कंस्ट्रक्शन थी, एक वॉल की तामीर थी, तो नामालूम मुसल्लह अफराद ने दो मकामात पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर जो इतलात मौसूल हुई थी कि 8 मजदूर इसमें जाँ बहक हुए थे। बादजा अब जो कंफर्म रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 10 मजदूर इस वाक़े में जाँ बहक, जबकि एक जख्मी बताया जाता है। इस हवाले से उनका कहना था कि ये जो मजदूर हैं इनका ताल्लुक सिंध के इलाके नौशेरो फिरोज से है और इनकी डेड बॉडीज को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वहां जरूरी कार्रवाई के बाद इनकी मैयतों को उनके आबाई इलाके मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि जख्मी की हालत के हवाले से अभी तक वो बताने से कासिर हैं। इलाके को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में लिया हुआ है और सर्चिंग और स्वीपिंग का सिलसिला भी जारी है। जी सही, सलमान अशरफ, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गवादर के दो मुख्तलिफ इलाके हैं पुशकान और गंत में नामालूम अफराद की मजदूरों पर फायरिंग। मजीद बात करेंगे वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से। सरफराज बुगटी साहब, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक आपके पास क्या है ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन? देखिए, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और ये जो हमारे लेबरर्स थे, इंतहाई गरीब और मेहनती लोग, इन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और अभी इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 के करीब कैजुअल्टीज हैं, शहादतें हैं, जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक सिंध से बताया गया है। तो अभी हमारी टीम्स वहाँ पे पहुँच रही हैं, लेवीज और कमिश्नर जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पर और तमाम लोग, तो उसमें देखते हैं, जब जो डिटेल्स आएंगी आपको बता देंगे हम। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये किसी बलोच ने किसी सिंधी या किसी पंजाबी मजदूर को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। तो ये दहशतगर्दी का ऐसा ही वाक़या है जैसे कि दहशतगर्दी का वाक़या बाकी कहीं हुआ है और हम इन दहशतगर्दों को इंशाअल्लाह ताला कैफे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। बुगटी साहब, अब तक जो आपके पास इत्तलात पहुंची हैं उसमें क्या बताया गया है? कौन मुलव्विस हो सकता है इस तरह के वाक़यात में? दो मुख्तलिफ इलाकों में निशाना बनाया गया मजदूरों को ही। देखें, ये जो एक जिनको आपके यहाँ नाराज बलोच कहते हैं, हम लोग उनको दहशतगर्दी समझते हैं, जो उन्हीं की कार्रवाई बाजार लगती है, लेकिन क्योंकि अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि वहाँ पर ये जो प्रेजेंस है वो उनकी है और ये मुझे लगता है कि ये वही बलोच रॉ फंडेड लश्कर हैं, उन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। और बुगटी साहब, ये जो मजदूर जाँ बहक हुए हैं, इनकी शनाख्त के हवाले से आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची हो? जख्मी की हालत कैसी है, कुछ पता चला? देखिए, अभी बहुत इनिशियल वो है, मैं भी मीटिंग कर रहा था उसी में और बाहर निकला हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। जो कैजुअल्टीज मुझे बताई गई हैं वो 8 अभी बताई गई हैं कि 8 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। बुगटी साहब, ये भी बता दीजिएगा जो जख्मी अफराद हैं उनका हुकूमत की तरफ से कुछ उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, उनके तिब्बी इमदाद के लिए क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है। हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करेंगे, जो क्रिटिकल इंजन है उनको पहुंचाएंगे कराची में, और जो नॉर्मल इंजन है उनका इलाज गवादर में कराएंगे। कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे अपने इन जख्मी भाइयों के इलाज के लिए, उनके बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जाएगा हुकूमत की जानिब से। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कोटरी के करीब मीटिंग और भोलारी पुल के दरमियान माल बरदार ट्रेन की टक्कर से 23 बोगियां ट्रैक से उलट गईं। अप और डाउन ट्रैक्स पर ट्रेन की आमदोरफ्त बंद हो गई। ट्रैक बंद होने से हजारों मुसाफिरों को सफर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीएस रेलवे का कहना है कि गलती कंटेनर बरदार ट्रेन के ड्राइवर की लग रही है। ट्रैक की बहाली में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। सुबह सवेरे कोटरी के करीब मीटिंग और भुलारी पुल के दरमियान 2 माल बरदार ट्रेनों में टक्कर हुई। हादसे में तेल सप्लाई करने वाली माल गाड़ी को कंटेनर बरदार माल गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 23 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। डीएस कराची रेलवेज निसार अहमद मेमन के मुताबिक 6 बोगियां तेल बरदार और 17 बोगियां कंटेनर बरदार मालगाड़ी की ट्रैक से उतरने के साथ
शदीद मुतासिर हुई हैं। मीटिंग से गाड़ी चली थी बोलाड़ी की तरफ, अब कंट्री जा रही थी ऑयल टैंकर पीजी जो है पीरा गायब ऑयल, वो अपने जा रही थी। उसके पीछे दूसरी गाड़ी कंटेनर की, वो भी गुड्स ट्रेन, वो जा रही थी। तो अपरेंटली लग रहा है कि जो कंटेनर का ड्राइवर था उसने सिग्नल ऑब्जर्व नहीं किए और येलो सिग्नल और रेड सिग्नल क्रॉस करते हुए अपनी पूरी स्पीड के साथ जाके आगे वाली गाड़ी को हिट किया। हादसे में कंटेनर बरदार मालगाड़ी का फायरमैन मामूली जख्मी हुआ, जबकि अप और डाउन ट्रैक्स पर रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और कराची और पंजाब जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। डीएस रेलवे के मुताबिक ट्रैक की बहाली में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। कोटरी के करीब भोलारी और मीटिंग रेलवे स्टेशन के दरमियान होने वाले माल बरदार ट्रेन हादसे में इब्तदाई तौर पर ड्राइवर को कसूरवार ठहराया जा रहा है। वजह क्या है, इस हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी, मैं इस वक्त भोलारी और मीटिंग रेलवे स्टेशन के दरमियान रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूं, जहां आज सुबह माल बरदार गाड़ियां हैं, उनके दरमियान होने वाले तसादुम के नतीजे में जो अप ट्रैक और डाउन ट्रैक मुतासिर हो चुके हैं, वहां पर रिलीफ का काम इस वक्त जारी है। इस वक्त हमारे साथ डीएस रेलवे निसार अहमद मेमन मौजूद हैं। इनसे हम मालूम करते हैं, क्या आया सिर्फ ड्राइवर की ही गलती होती है या रेलवे निज़ाम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है? सिस्टम में तो कोई ख़राबी नहीं, सिग्नल ऑब्जर्व करना ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर येलो सिग्नल भी ऑब्जर्व नहीं करता, रेड भी नहीं करता, तो इसका मकसद है कि वो सुसाइड एक तरह से हो जाता है। ह्यूमन एरर को खत्म किस तरह से किया जा सकता है? स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, ह्यूमन एरर के लिए अभी जो दुनिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि ऑटो ये होता है कि खुद ब खुद गाड़ी रुक जाए, वो सिस्टम रेलवे ने शुरू किया हुआ। एक अभी लोधरा से लाहौर तक ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वहाँ सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर दूसरी जगह भी इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब आपको अपडेट करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरा चाइना से मुतल्लिक, जहां बीजिंग में चीनी सदर और वजीर आजम से वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है और मुलाकात में चारों वज़राए आला और वफाकी वजीर भी मौजूद थे। वजीर आजम का कहना था कि चीन ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। गवादर एयरपोर्ट की तकमील, रेलवे निज़ाम की बेहतरी समेत कई मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं। समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, पाक चीन दोस्ती। दौरे चीन के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस बात का खुलकर इजहार किया। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में वजीर आजम नवाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से बेल्ट एंड रोड फोरम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा कि सी पैक में चीन की तरफ से अब तक $56 अरब की सरमायाकारी हुई है। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन ने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की है। चीन की तरफ से सरमायाकारी का फ़ायदा आम आदमी तक जल्द मुंतकिल होगा। इस मौके पर वफाकी वज़रा समेत चारों वज़राए आला भी शरीक थे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब ली की चियांग से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान सी पैक की तकमील के लिए पुरअज़्म है और इक़्तिसादी राहदारी के लिए हम सब एक हैं। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान गवादर एयरपोर्ट की तकमील, हवेलियाँ ड्राईपोर्ट के क़याम और रेलवे निज़ाम की बेहतरी समेत 21वीं सदी मैरीटाइम सिल्क रोड मनसूबों से मुताल्लिक़ मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। समझौतों पर दस्तखत के वक्त चारों वज़राए आला भी मौजूद थे। खबर है कराची से, जिसके इलाके औरंगी टाउन में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने अहलिया, 2 बच्चों और साले को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने चारों अफराद को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश भी की। मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके औरंगी टाउन मंसूर नगर के रिहायशी अब्दुल मन्नान ने लोहे की सलाख से 25 साल की बीवी राबिया, 2 साल की बेटी राहिला, 1 साल के बेटे आरिफ और 5 साल के साले नूर को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद अब्दुल मन्नान ने खुदकुशी की कोशिश भी की। मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद पुलिस ने तहवील में ले लिया। अब्दुल मन्नान का कहना है कि इसका बीवी राबिया से आए दिन झगड़ा रहता था। गुज़िश्ता रात भी पहले बीवी ने इसके सर पर वार किया, जिस पर वो गुस्से में आ गया। मुझे इसी का ही झगड़ा, यही सुकून से रहना चाहती है, ना खाना नहीं पीना, सर करेंगे जहाँ मायके है, बस वही 4 दिन नहीं था मायके जा रहा हूँ, और 2 दिन नहीं था मायके जा रहा हूँ। झगड़े की वजह तो बनती होगी ना मन्नान, इसी बात का झगड़ा है। जाय वकू के दौरे के बाद SSP वेस्ट नासिर आफ्ताब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वाक़या घरेलू नाचाकी का शाखसाना लगता है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। जो घरेलू रेगुलर नाचाकी होती है कि जैसे हर वक्त तंग करती थी, मेरी जान अजीरन कर दी थी, इस पे उसने रिएक्ट किया और ये हरकत की। उसने सारी बात की तस्दीक भी की है, अपना बताया भी है कि इस वजह से मैंने
ये हरकत की है। खातून समेत 3 बच्चों के कत्ल की दास्तान का एक और अलमिया यह है कि राबिया और 2 साल की राहिला का पोस्टमार्टम सरकारी अस्पतालों में लेडी एमएलओ की अदम मौजूदगी के बायस ताख़ीर का शिकार है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों अस्पतालों में लेडी एमएलओ दस्तियाब न थी, जिसके बाद लाशों को एडी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, अदनान अली, सैयद नासिर अली, रिपोर्टर तला हाशमी के साथ खमर अली मुस्तोई, जियो न्यूज़ कराची। अभी आपको बताएं, गुज़श्ता इतवार को गुलशन इकबाल कराची में शहरी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम का खाका तैयार कर लिया गया है। खाका ऐनी शाहिदीन की मदद से तैयार किया गया है, ये बताना है तफ्तीशी हुकाम का। तफसीलात जानते हैं जीशान शाह से। जीशान बताएगा, खाका तैयार हो गया है, कोई पेशरफ्त हुई है गिरफ्तारी में? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता इतवार को 25 साला अब्दुल रहमान को गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती के दौरान मुदावनत पर कत्ल किया गया था, जिसके बाद में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इसका नोटिस लिया था और 48 घंटे के अंदर फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की थी। ताहम ऐनी शाहिदीन की मदद से खाका तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन केस में किसी भी किस्म की पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आई है, ना ही मुल्जिमान की गिरफ्तारी अभी तक अमल में आ सकी है। पुलिस हुकाम ने रूट के जो CCTV कैमरास थे उनकी कुछ फुटेजेस हासिल की। मुल्जिमान किसी हद तक जो है उनको देखा भी जा सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस जो दोनों मुल्जिमान थे, जिसमें से एक का खाका भी जारी किया गया है, जिन्होंने डकैती के दौरान फायरिंग करके 25 साला अब्दुल रहमान को कत्ल किया था, उनकी गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आ सकी, ना ही उस हवाले से कोई सुराग लगाया जा सका है। जी, खाका तैयार कर लिया गया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका जीशान शाह, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने चीन से रेलवे हुक्काम से राब्ता किया है और ख्वाजा साद रफीक ने माल गाड़ियों के हादसे की तफसीलात ली है। ख्वाजा साद रफीक का माल गाड़ियों के हादसे पर अफसोस का इजहार सामने आया। इसी पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज से। अमीन हफीज बताएगा, ख्वाजा साद रफीक को क्या तफसीलात दी गई हैं, क्या हिदायत की गई हैं ख्वाजा साद रफीक की जानिब से? जी, ये बात दुरुस्त है कि ख्वाजा साद रफीक ने चीन से फोन किया रेलवे हुकाम को और उनकी सरजश भी की और उनसे तफसीलात भी मालूम की। रेलवे की जानिब से जो उन्हें ब्रीफ किया गया है वो ये कहा गया है कि ये माल गाड़ियां आपस में टकराई हैं और जिससे कराची और हैदराबाद के दरमियान जो ट्रेन राब्ता है वो मुअत्तल हो गया है और अब रेलवे हुकाम ने रेलवे वजीर को ये बता दिया है कि कराची और हैदराबाद के दरमियान अभी ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। ताहम जो ट्रेनें कराची से पूरे मुल्क की तरफ चलती हैं उन तमाम ट्रेनों को आज से हैदराबाद से पाकिस्तान के लिए लाहौर, कराची उनके लिए चलाया जाएगा। और अभी जो रेलवे वजीर को बताया गया है उसके मुताबिक कराची से चलने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराक्रम और बिजनेस एक्सप्रेस, ये ट्रेनें आज कराची की बजाय हैदराबाद से चलेंगी और ये लाहौर और रावलपिंडी अपने रूट के ऊपर चलेंगी। और ये हदायत दी गई है रेलवे वजीर ने कि जो कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रेन राब्ता मुनक़ता हुआ है इसको फौरी तौर पर रिलीफ का काम मुकम्मल किया जाए और जल्द अज जल्द यहाँ पर ट्रेन सर्विस बहाल की जाए। और जिन मुसाफिरों ने कराची से टिकट लिया था पूरे मुल्क में जाने के लिए, क्योंकि अब ट्रेनें हैदराबाद से चलनी है, ये बकाया जहाज जो है वो मुसाफिरों को वापस किए जाएंगे और जो मुसाफिर अपनी पूरी टिकट वापस करना चाहें, रेलवे वजीर ने ये भी हदायत की है कि रेलवे अमला उन्हें फौरी तौर पर तमाम पैसे वापस करें। जी ठीक, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने चीन से रेलवे हुकाम से राब्ता किया है और कहा है कि फौरी तौर पर रिलीफ का काम मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज अपडेट करने के लिए। लाहौर के बच्चों के लिए आज उदासी का दिन है, क्योंकि उनका दिल लुभाने वाली उनकी सबसे खूबसूरत दोस्त चिड़ियाघर की हथनी सूजी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सूजी को आखिर हुआ क्या, क्यों वो अचानक रूठ गई, ये सब जानने के लिए देखते हैं अदनान मलिक की रिपोर्ट। लाहौर के बच्चों की इज्तिमाई दोस्त और बड़ों का दिल लुभाने वाली चिड़ियाघर की रौनक हथनी सूजी सबको उदास छोड़कर चली गई। डायरेक्टर चिड़ियाघर चोई शफकत ने बताया कि सूजी की उम्र 35 साल थी, वजन बढ़ चुका था, टांगों में तकलीफ थी, यूरिक एसिड और शुगर की बीमारी भी लाहक थी। 3 दिन से शदीद बीमार थी, इलाज भी जारी था मगर वो जानवर ना हो सकी। सूजी सिर्फ 6 बरस की उम्र की थी जब उसे बेल्जियम से लाहौर लाया गया था। वो लाहौर और उसके बच्चों से इस कदर मानूस हुई कि उन्हें देखे बगैर चैन नहीं पाती थी। शुरू में बच्चों को बड़े शौक से अपने पर बैठाकर शाहाना सवारी का लुत्फ देती, फिर न जाने क्या हुआ, चिड़चिड़ी ही रहने लगी। 6 साल पहले चिड़ियाघर इंतजामिया ने उसे खतरनाक करार देकर बच्चों की सवारी के लिए ममनू करार दे दिया।
सूजी फुटबॉल खेलती, माउथ आर्गन बजाती, नहाना और सूंड से पानी उछालना उसका पसंदीदा मशगला था। बच्चे पैसे देते तो बड़ी खुशी से लेती। माहिरीन के मुताबिक जंगलात के कुदरती माहौल में हाथियों की उम्र 60 से 65 साल होती है, लेकिन चिड़ियाघरों में इनकी उम्र 20 से 25 साल कम रह जाती है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम सूजी का पोस्टमार्टम करेगी, जिसके बाद इसे चिड़ियाघर में ही दफन कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। लाहौर चिड़ियाघर की हथनी सूजी की मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू हो गई हैं। हथनी की मौत की वजह जानने के लिए 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की गई है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम तहकीकात के लिए चिड़ियाघर पहुंच गई है। आपको बता रहे हैं चिड़ियाघर की हथनी सूजी की मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हथनी की मौत की वजह जानने के लिए 7 रुकनी तहकीकाती टीम कायम कर दी गई, जबकि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम तहकीकात के लिए चिड़ियाघर पहुंच गई है। अभी आपको बताएं, स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में मुअत्तल शर्जील खान की पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेशी। पीसीबी का एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल शर्जील खान के खिलाफ केस की समाअत कर रहा है। शर्जील खान अपने वकील के साथ पेश हुए हैं। तफसीलात जानते हैं जीशान बख्श से। जीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शर्जील खान के वकील जो हैं वो पेशी, शर्जील खान अपने वकील के हमरा इब्तदाई समाअत जो थी उनकी वो मुकम्मल हुई। आज जवाब जमा कराया गया और इस वक्त वो बाहर आ चुके हैं। कुछ ही देर में वो मीडिया से इस हवाले से बाज़ाब्ता गुफ्तगू करेंगे कि आज की समाअत में क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई। और कहा जा रहा है कि पीर के रोज से 11:30 बजे बाकायदा इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। 3 रुकनी पीसीबी का एंटी करप्शन जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर शर्जील खान आज पेश हुए और इस वक्त वो मीडिया के सामने मौजूद हैं। कुछ ही देर में वो मीडिया से बाज़ाब्ता गुफ्तगू करके आज की केस की प्रोसीडिंग के हवाले से बताएंगे। जी सही। स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में मुअत्तल शर्जील खान की पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेशी। पीसीबी का एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल शर्जील खान के खिलाफ केस की समाअत कर रहा है और शर्जील खान अपने वकील के साथ पेश हुए हैं। जीशान बख्श, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त शर्जील खान के वकील इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज पीसीबी ने हमारे आंसरिंग ब्रीफ के जवाब में रिप्लाई ब्रीफ फाइल की है। इस रिप्लाई ब्रीफ में के साथ उन्होंने एक फोरेंसिक रिपोर्ट फाइल की है जो कि ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग जो है उससे रिलेटेड है। ये रिपोर्ट पीसीबी ने पहले अपनी एविडेंस के साथ फाइल नहीं की थी, तो हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये ताख़ीर से फ़ाइल की गई है और इससे डिलिबरेटली पहले फ़ाइल नहीं किया गया और एविडेंस को पहले विदहेल्ड किया गया। तो अब 15 तारीख से जो है वो रोज़ाना की बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे समाअत होगी, जिसमें ज़ाहिर है एविडेंस जो है जो कि दोनों साइड्स की तरफ से, दोनों फ्रीकैन की तरफ से पेश की गई है। जो पाक फौज के सामने हथियार डालने वाले दहशतगर्द एहसानुल एहसान ने इंकशाफ किया है कि दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ राब्तों में हैं और वो उनसे दहशतगर्द कार्रवाइयों का मुआवजा भी लेते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सीनियर एंकर सलीम साफी से बात करते हुए एहसानुल एहसान का कहना था खालिद खुरासानी ने जख्मी होकर भारत में इलाज कराया। उसमें उमर खालिद खुरासानी जख्मी हो गए थे लेकिन अभी ठीक है। फिर वो इलाज के लिए वो हिंदुस्तान भी चले गए थे अफगानी पासपोर्ट पे, और जब बाद में आए तो हमें बता दिया कि मैं इलाज के लिए चला गया। एहसानुल्लाह एहसान का कहना था कि रॉ अफगान खुफिया एजेंसी NDS के जरिए TTP को टारगेट देती है। दरअसल NDS के साथ राम मिलकर काम करती है और ये जो नुमाइंदे हैं उनके दफातर में जाते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कब क्या करना है। कुछ अहदाफ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर शहरों में जो उनके लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम इस हद तक पहुँच सकते हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर वो जो मंसूबा होता है वो ले जाकर NDS वालों से उनके थ्रू राह से डिस्कस करते हैं और वो उनकी ज़रूरियात वहाँ से लेकर यहाँ के लोगों को यहाँ भेज देते हैं। उनका कहना था कि रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहाद और पाकिस्तान की लिसानी बुनियादों पर तकसीम की कोशिश भी कर रही है। उनको यानी ये दर्स दिया जा रहा है कि आप अपने आप को यानी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करो और
मुख्तलिफ चीज़ें यानी कश्मीर पॉलिसी इस पे यानी उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा इसकी मुखालफत करो जो पाकिस्तान की हुकूमत की है। CPEC के हवाले से वो परेशान थे, तो ये चीज़ें उनको मिली थी और इंडियस और इराक की तरफ से। दरअसल वो चाहते हैं कौमी बुनियादों पर पाकिस्तान को तकसीम करे, जो पहले भी ये हरबा इस्तेमाल हुआ है और अब दोबारा कोशिश की जा रही है। ये रॉ का मंसूबा है कि पाकिस्तान को लिसानी बुनियादों पे यहाँ तफर्रुक़ डाले। जी, वो उनकी कोशिश है कि ख़ुसूसन पश्तून और पंजाबी का जो उसको उजागर करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को गर्मी ने लपेट में ले रखा है। शिमाली बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रोज़ बारिश और जालाबारी की वजह से चेरी और खुबानी के बागात को नुकसान पहुंचा है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का राज बरकरार है। उधर शुमाली बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मूसा खेल और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी से चेरी, खुबानी के बागात और गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ज़ोब, कल्लाट, डीजी खान, DI खान, मालाकंड, हज़ारा, सरगोदा डिवीजन, फाटा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर PCB के कानूनी मुशीर तफज़्ज़ुल रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये बात अब वो कहीं नहीं कहते कि ये वीडियो मतलब झूठी है या कुछ है, वो ये कहते थे कि इनमें कुछ चेंज की हुई है, तो लिहाजा वो रिपोर्ट आ गई है और अब बस मामला फाइनल आर्गूमेंट्स, मंडे से फाइनल आर्गूमेंट्स और गवाहान के बयानात शुरू हो जाएंगे और ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। तो विज़र साहब वो कह रहे हैं कि जो दुबई में इंटरव्यूज़ किए गए पकड़े जाने के बाद क्रिकेटर्स को, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि जिस सर्कमस्टांस में इंटरव्यू किए गए थे वो बनते ही नहीं है। देखिए, ये अब आके वो बात कह रहे हैं, जब इंटरव्यू किए गए, जब उसके बाद भी लाहौर में इंटरव्यू किए गए, जब उन्होंने अपना जब उन्होंने उसके नोटिस ऑफ चार्ज का जवाब दाखिल किया, कहीं पे वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते और वो खुद बताते हैं कि हमने वॉलंटरली ये इंटरव्यूज दिए। अच्छा तफज़्ज़ुल भाई, अक्सर होता यही है कि जब पुलिस की अपना तफ्तीश करती है तो मुल्ज़म वहाँ पर इतराफ़ करता है और जब कोर्ट में जाता है तो वो मुकर जाता है, तो इसकी वजह से कोर्ट उसे रिलीफ दे देता है। अब यहाँ पर भी यही सूरत हाल होगी। ये कोई फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है, ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं। प्लेयर्स जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत PCB के कॉन्ट्रेक्चुअल मामलात में डील कर रहे थे, तो लिहाजा इनके यहाँ रिक्वायरमेंट जो इस ट्रिब्यूनल की है वो वाली रिक्वायरमेंट नहीं है जो एक अदालत के अंदर होती है। कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इट इज़ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की रिक्वायरमेंट नहीं है जो एक अदालत की रिक्वायरमेंट होती है, तो लिहाजा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिब्यूनल के अपना प्रोसीजर है उसके मुताबिक चीज़ें चलेंगी। आज उन्होंने कहा कि आपने ये जो आज उनको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दी है डेलिबरेटली डिले की है, उनके बारे में उनको पहले कुछ पता नहीं था। इस रिपोर्ट जो है वो 8 मई की रिपोर्ट है जो पंजाब फोरेंसिक साइंस ने रिपोर्ट दी है, तो लिहाजा डिले का सवाल ही नहीं है। जो अब हमने ओपनिंग ब्रीफ फाइल किया उसके बाद ये रिपोर्ट आई है, तो जिस दिन आई है रिपोर्ट उसके फ़ौरन बाद ये फाइल कर दी गई।